और अब बात करेंगे सोमवार को यानी कल दिन ज्ञानवापी केस में बड़ा दिन होने वाला है। कल पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के साथ सर्वे के दौरान लिए गए फोटोग्राफ, वीडियो भी पक्षकारों को सौंपे जाएंगे। कल मस्जिद केस में जिला अदालत में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। तो कल ज्ञानवापी केस में अहम सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई के दौरान ही वीडियो और फोटोग्राफी जो है पक्षकारों को दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या अहम बातें सामने आती हैं और कल ही मुस्लिम पक्ष अपनी दलील भी कोर्ट के सामने रखेगा। तीस मई 2022 दिन सोमवार। ज्ञानवापी केस में नियत वो तारीख जिस दिन मस्जिद की दीवारों पर बरसों तक कैद रहा सच सामने आएगा। 30 तारीख को सोमवार के दिन जिस दिन तारीख पड़ी हुई है ये जो मुकदमे की, उस तारीख में ही जो है उन्होंने कहा कि कोर्ट में आइएगा। वहीं कोर्ट मुकदमा सुनवाई के बाद उसके बाद जितने पक्षकार होंगे, अधिवक्ता होंगे, उन लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। दरअसल कोर्ट सभी पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट सौंप देगा। सर्वे के दौरान लिए गए फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ भी सौंपे जाएंगे। माना जा रहा है कि सोमवार को सुनवाई के बाद सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जा सकती है। हालांकि रिपोर्ट सौंपे जाने पर मस्जिद कमेटी आपत्ति जता चुकी है। दरअसल मस्जिद कमेटी की दलील थी कि रिपोर्ट, फोटोग्राफ, वीडियो पक्षकारों को सौंपे गए तो वो सार्वजनिक हो सकते हैं, माहौल बिगड़ सकता है। हम लोग पक्षकार हैं, वादी अधिवक्ता हैं, तो हम लोगों का तो पक्षकार चाहे हो या वादी हो, प्रतिवादी, उनका तो अधिकार है। हम सीडी नहीं लेंगे, पूरे साक्ष्य नहीं लेंगे, तो पूरा ट्रायल हमको इसी में चलाना है। तो हम लोग का तो अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए, नहीं मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद केस में सोमवार का दिन काफी अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोमवार यानी 30 मई को मस्जिद केस की सुनवाई भी होगी। पिछली सुनवाई के दौरान बहस जहां खत्म हुई थी, वहीं से बहस को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। कोर्ट ने इसकी सुनवाई 2 बजे रखी है 30 तारीख को। मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट चल रहा है। मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट चालू कर दिया है। बता दें कि अदालत अभी सीपीसी के ऑर्डर 7/11 पर सुनवाई कर रही है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि केस उपासना स्थल एक्ट 1991 का उल्लंघन है, लिहाजा केस को खारिज कर देना चाहिए। 26 मई को सुनवाई के दौरान भी मुस्लिम पक्ष ने यही तर्क रखा था। 26 मई को मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर वाद पत्र के 12 पैराग्राफ भी पढ़े थे। की स्टेज पे उनका आर्गुमेंट चालू हो गया है। हमारी प्लेंट के पैरा 12 तक उन्होंने पढ़ाई की है और अभी इसके आगे वो हमारा प्लेंट पढ़ेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्शन है उसको भी रिसीव करा चुके हैं। अब कोर्ट ने इसकी नेक्स्ट डेट 30 तारीख को 2 बजे रखी है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम पक्ष की दलील के बाद हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा, जिसके बाद ही अदालत ये फैसला करेगी कि केस पर आगे सुनवाई की जाए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक मस्जिद कमेटी लगातार कोर्ट से गुजारिश कर रही है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, और जिस पर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी का कहना है कि अगर रिपोर्ट पक्षकारों को नहीं मिलेगी तो फिर केस कैसे लड़ा जाएगा। सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा है कि मेरी राय है कि रिपोर्ट को पूरे देश के सामने रखना चाहिए। क्या है इस वीडियोग्राफी में जिससे प्रतिवादी यानी मस्जिद पक्ष कह रहा है कि माहौल खराब हो सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद वादी पक्ष के मुख्य अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं। सुभाष जी, ऐसा क्या है जिससे माहौल खराब हो सकता है और आप लोग कह रहे हैं नहीं कॉपी चाहिए? देखिए, इस तरह की बात प्रतिवादियों द्वारा करना कि माहौल देश में खराब हो सकता है, ये निरर्थक और व्यर्थ है। ये शुरू से ही नहीं चाहते हैं कि वो जो कथित मस्जिद जिसको ये कहते हैं, जो हमारा आदि विश्वेश्वर मंदिर है, उसके साक्ष्य जो है सार्वजनिक न हो। जबकि सारा देश जानता है, सारा इतिहास बताता है, सारे सरकारी तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी मंदिर है, था, इसका प्रमाण है। ये चाहते हैं कि ये साक्ष्य जो है जनता के बीच में न जाए, क्योंकि जनता के बीच में जाएगी तो लोगों में एक कौतूहल बनेगा, लोगों का दबाव, जन दबाव जिसको कहते हैं, सरकारों पे बनेगी, देश पे बनेगी कि भाई इसको मंदिर को हैंड ओवर कर दिया जाए। इसीलिए ये प्रतिवादी थोड़ा घबराते हैं। और रह गई बात वीडियोग्राफी वगैरह का, तो माननीय न्यायालय ने कल कहा है कि हम इसको जारी कर देंगे, और ठीक है, ये न्यायालय तक सीमित रहना चाहिए, चूँकि ये साक्ष्य के रूप में भाई वादी
प्रतिवादी या जो जुड़े पक्षकार हैं उनका ये निजी मामला है, साक्ष्य के तौर पे सभी लोगों को काम आएगा। बहुत पब्लिक डोमेन में, मीडिया में नहीं जानी चाहिए, ये हमारा भी अपना सोचना है। लेकिन व्यक्तिगत अगर राय हमारा लिया जाए तो हम भाई कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में चला भी जाए तो क्या बुराई है। सारे देश को इन साक्ष्यों को देखना चाहिए। हम तो कहते हैं भाई, चूँकि न्यायालय का विशेष अधिकार है, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन अगर हमारी व्यक्तिगत राय आप लीजिएगा तो हम कहेंगे कि इसको खुले जो है मीडिया के सामने पूरा ट्रायल चलाना चाहिए, क्योंकि ताकि सारा देश इसको देखे कि सच्चाई क्या है। तो ज्ञानवापी केस जो है वो कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट के बाहर जुबानी जंग अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी है। और इस बीच देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक में ज्ञानवापी ईदगाह मस्जिद और कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव पास किए गए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह मस्जिद ऐतिहासिक है, इबादत गाहों के खिलाफ साजिश की जा रही है, देश की शांति और अखंडता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन विवादों से सांप्रदायिक टकराव का खतरा है। शरीयत से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन हो रहा है। इतिहास की गलतियों के नाम पर आंदोलन हो रहा है। आंदोलन से देश को कोई फायदा नहीं होगा। वाराणसी और मथुरा की अदालतों ने दुखी किया है। निचली अदालतों के आदेश से विभाजनकारी राजनीति को मदद मिली है। इस तरह क्या हमें जरूरत तो बहरहाल हालात मुश्किल है। शनिवार को जिन आंखों में आंसू थे, रविवार को वही चेहरा आग उगलने लगा। दूसरे लफ्जों में कहें तो लॉर्ड के महमूद मदनी अपने एजेंडे पर आ गए। मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है। बेशक मुल्क पर मदनी का उतना ही हक है जितना किसी और का, लेकिन मदनी जिस अंदाज में मुल्क पर हक जताया उस पर किसी को भी आपत्ति हो सकती है। हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे सुनिए। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। अब ये भड़काऊ बयान नहीं है तो क्या है? कल जो भावुक हुए जा रहे थे आज भड़काने पर उतारू हो गए। पहले देश प्रेम की दुहाई दी, संविधान की बड़ाई की, फिर शरीयत याद आ गई। तजवीज़ से मुताल्लिक़ यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज़ से मुताल्लिक़ ये कहना चाहता हूँ, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट कमेटी गठित होने के बाद से इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है और अब तो धर्म के धरातल से सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। अगर हुकूमत यकसा सिविल कोड नाफिज करती है और करने की कोशिश करेगी तो मुसलमानों हिंद और दीगर तबकात इस अजीम नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम वर्ग शुरुआत से ही कॉमन सिविल कोड का विरोध करता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि विरोध के स्वर अब जरा तेज सुनाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध के पीछे तर्क क्या दिए जा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अधिकार छिन जाएंगे, ये आपको हम बताते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि धार्मिक मान्यताओं के जो अधिकार हैं वो छिन जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये बातें सामने निकल कर आई हैं और इसके बाद क्या कहा गया वो भी आपको बताते हैं। नमाज, शादी, तलाक, रीति रिवाजों के मामले जो हैं उसके बारे में कहा गया है कि मुस्लिम के रीति रिवाज कुरान और हदीस से लिए गए। ये वो बातें हैं। सिविल कोड लागू करना एक धर्म की अनदेखी है। हालांकि सिविल यूनिफॉर्म कोड को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर ये बातें कही गई हैं। वहीं साथ में ये भी है कि जिस तरीके से ये अनदेखी की बात की गई है उसके बाद धार्मिक विवाद का ये चैप्टर यही नहीं खत्म होता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को लगता है कि देश का माहौल खराब हो रहा है, तो एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के मुताबिक एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। समझती हूँ कि जिस वक्त हमारे मुल्क के हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, मस्जिदों के ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, अब तो ताजमहल की भी बात हो रही है, कुतुब मीनार की भी बात हो रही है, तो ऐसे में जो हमारी कौम के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो इकट्ठे होकर बात करेंगे तो अच्छी बात है, डिस्कशन होना चाहिए। इस वक्त कौम बहुत परेशान है, पूरी मिल्लत परेशान है। जिस तरीके से
बहरहाल हमारे साथ जुल्म हो रहा है, उसको हम कहाँ तक बयान करें। बहरहाल इतना ही कह सकता हूँ कि हमें आपको मिलजुल कर कोई ऐसा रास्ता, कोई राह अमल तैयार करना है कि जिससे कि मुल्क भी बच सके और कौम भी बच सके। बिल्कुल बेबुनियाद है, शरारत है, से मुसलमानों पे हमला है, ये उनको डराने की, खौफजदा करने की, घबरा के भाग जाएं यहाँ से, वो घर बैठ जाएं, ये साजिशकारी है कि, और ये हिंदू जो फिरका परस्ती है उसकी एक मगरूर शक्ल है, बदमाश शक्ल है, जो मुसलमानों पे हमलावर है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल मिर्जापुर पहुंचे तो उनका पारा चढ़ गया। दरअसल मिर्जापुर में 5 साल से पॉलिटेक्निक का निर्माण चल रहा है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन मिर्जापुर के बथुआ में पिछले 5 साल से इस पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसे देख पॉलिटेक्निक का निरीक्षण करने पहुंचे प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल का पारा भी चढ़ गया। तो मुझे बताओ कि आधा छोड़ा जाता है वो। मंत्री जी अधूरे पड़े पिलर के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मंत्री आशीष पटेल बिल्डिंग के अंदर पहुंचे तो पारा और भी चढ़ गया। सस्पेंड हो जाओगे, समझ रहे हो ना? ढंग से काम नहीं कराओगे तो सस्पेंड हो जाओगे। मैं बख्शता नहीं हूँ किसी को। दरअसल कार्यदायी संस्था के मैनेजर न ये बता पा रहे थे कि काम धीमी गति से क्यों चल रहा है, और न ही ये बता पा रहे थे कि कार्य अधूरा क्यों पड़ा है, जिस पर संबंधित अधिकारियों पर मंत्री जी का पारा चढ़ गया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री आशीष पटेल ने कहा, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पॉलिटेक्निक का संचालन शुरू हो। बहुत दिनों से इसमें कार्य चल रहा है, तो मेरी प्राथमिकता ये है कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में न्यूनतम जो है तत्काल न्यूनतम इतनी व्यवस्थाएं करा दी जाएं कि ये हम इसको शीघ्र से शीघ्र चालू कर सके, बाकी निर्माण कार्य चलता रहेगा। जाहिर है कि अब तक निर्माण पूरा होना चाहिए था, पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन शुरू हो जाना चाहिए था, जो कि अब तक अधूरा पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर उतारे जाने को यूपी के लिहाज से बेहद अहम बताया है। सीएम योगी ने कहा है कि कई बार लाउड स्पीकर की वजह से दंगे तक होते थे, लेकिन सरकार ने सबके सहयोग से राज्य में धार्मिक स्थलों से 70,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतरवा दिए हैं। अब सभी जगह शांति है और लोगों को भी परेशानी नहीं होती है। रमजान के महीने में अलविदा की नमाज के दिन सड़कों पर नमाज न होना, यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार संभव हो पाया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए स्थान जो उनका इबादत गाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, वहीं पर धार्मिक कार्यक्रम या मजहबी कार्यक्रम हो पाएंगे, सड़कों पर नहीं होंगे। 70,000 से अधिक माइक जो धर्मस्थलों पर लग करके पहले तमाम लोगों को परेशान करते थे, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई नवजात शिशु है, और लगभग 60,000 माइक की आवाज परिसर तक सीमित हो जाना, यह अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसे लेकर के लोग मानते हैं कि वास्तव में जिन बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, माइक कभी दंगा का कारण बनता था, माइक कभी अराजकता का कारण बनता था, माइक कभी दो पक्षों में आपसी तनाव का कारण बनता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ ही उतरते हुए दिखाई देते हैं और लोगों के मन में एक नए विश्वास को जागृत करते हुए दिखाई देते हैं। और इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश तैयार है, जो एक चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। सीएम योगी ने लखनऊ में चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया। चौधरी साहब के गांवों के विकास
और अन्नदाता किसानों के हितों के लिए किए गए प्रयासों को ही आज केंद्र और प्रदेश सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जिस रास्ते में बीजेपी ले जाना चाहती है उसने किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो जिस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, सपनों को तोड़ दिया है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर से रनवे का काम करवा रही है। माना जा रहा है कि 2023 में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के एयरपोर्ट के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के साथ साथ एयरपोर्ट का निर्माण भी पूरा होना है ताकि जल्द से जल्द श्रद्धालुओं के लिए श्री राम एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो सके। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट का काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काम तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि 2023 में उसका रनवे और संबंधित बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद फिर उड़ान शुरू होगी। यही नहीं, एयरपोर्ट के टर्मिनल का स्वरूप भी राम मंदिर की तरह ही होगा ताकि श्रद्धालु अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें लगे कि वो भगवान राम की नगरी में है। अयोध्या में जो भी विकास के काम होंगे वह सब मंदिर मॉडल का उसका स्वरूप हो या मोदी जी के मार्गदर्शन में और अयोध्या के सभी राम भक्तों की इच्छा है किसी प्रकार से होना चाहिए। नोएडा में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। अपराधी देवेंद्र चंदेला की करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र चंदेला ने गैंग से सदस्यों रविंद्र चंदेला, जितेंद्र चंदेला, सतेंद्र चंदेला, धर्मेंद्र चंदेला दिन दहाड़े भरी पंचायत में दोहरे हत्याकांड की घटना की थी। विभिन्न जमीनें एवं अन्य जो संपत्ति थी उसको आज SHO मिश्रक ACP मिश्रक के द्वारा जो है वो चस्पा करा करके जब्त किया गया है। उसकी कार्रवाई अमल में लाई गई है। इनके द्वारा ये प्रॉपर्टी अवैध जो है वो कार्यकलापों से अर्जित की गई थी। यातायात नियमों के पालन के लिए पुलिस ने अनोखी रैली निकाली है और इस जागरूकता अभियान के जरिए ही सड़क पर जीवन रक्षा के संदेश भी दिए गए। अमरोहा में यातायात नियमों के पालन के लिए पुलिस वालों ने बाइक रैली निकाली। इस रैली का मकसद लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करना है। एसपी की अगुवाई में निकाली बाइक रैली में हेलमेट, सीट बेल्ट और नियमों के पालन करने की अपील की गई। ये रोड सेफ्टी को लेकर एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में जगह जगह विभिन्न माध्यमों से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिसमें हेलमेट लगाकर और अन्य यातायात नियमों का पालन करके लोगों से ये अपील की गई है कि सभी लोग इन यातायात नियमों का पालन करें और सभी सुरक्षा के उपाय करें, जिससे कोई भी छोटी सी भूल किसी दुर्घटना में ना बदल पाए। ट्रैफिक पुलिस की ओर से निकाली गई बाइक रैली की अगुवाई खुद एसपी कर रहे थे। दरअसल प्रशासन ने सड़क पर सुरक्षा को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान चलाया हुआ है। इसी क्रम में आज अमरोहा पुलिस ने बाइक रैली के जरिए संदेश देने की कोशिश की। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।